हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से बीएड सेकेंड ईयर का क्लास करेंगे और इसमें हम जो रेस्ट ऑफ हमने 2 क्लासेस कर लिए, इसका थर्ड क्लास जो उसका रेस्ट ऑफ पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग अभी जो है दृष्टिकोण कर रहे, पर्सपेक्टिव कर रहे हैं असेसमेंट का। तो 2 पर्सपेक्टिव हम लोगों ने कल ख़त्म कर दिया है। उसके बाद रेस्ट ऑफ जो पर्सपेक्टिव है आज हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद इस चैप्टर से कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसको देखेंगे। ये हम लोग क्लास तो पूरा अपना एक यूनिट एक चैप्टर फिनिश करते जाएंगे और उसके बाद से उस चैप्टर पे डिपेंडिंग जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी करते जाएंगे। तो आज का क्लास में स्टार्ट करूँ फ्रेंड्स, उससे पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए। एक और बात, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग और जो जिनको भी नोट्स की ज़रूरत है बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, वो लोग एक व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करते थे, लेकिन मैं बता दूं ड्यू टू टेक्निकल रीज़न अभी हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो आपको अगर नोट्स चाहिए तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और वहाँ पे मैसेज कीजिए, तो नोट्स आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आकलन का संज्ञानात्मक रचनावादी दृष्टिकोण, 2 दृष्टिकोण हम अब तक कर चुके हैं। अब हमारा ये जो है थर्ड है एंड थर्ड दृष्टिकोण जो हमारा है वो है रचनावादी, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं। ये इसमें क्या होता है, तो ये बाकी दोनों जो हम लोगों ने किया था बिहेवियरिज्म किया है और जो हम दो फिनिश्ड करके आए हैं, उसके बाद इसमें डिफरेंस यही आता है कि ये क्रिएटिविटी से रिलेटेड है ये थोड़ा सा मैच मिलता ही जुलता बाकी दोनों से, लेकिन बाकी दोनों का मिक्सअप इसको हम बोल सकते हैं कि वो है। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें हैं, मेन पॉइंट पहले मैं वो बता दूं। पहले तो ये रचनावादी दृष्टिकोण होता क्या है, तो जैसा कि नाम है रचनावादी, इसका मतलब होता है क्रिएटिविटी। बच्चे जो है अपना ज्ञान अपना नॉलेज खुद से क्रिएट करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खुद से क्रिएट नहीं करते हैं, उसके बाद उनका सोसाइटी अपने इन्वायरमेंट से जो इंटरेक्शन होता है उससे जो वो सीखते हैं वो होता है रचनावादी। उसको हम रचनावादी मतलब कि जो फर्स्ट दृष्टिकोण हमारा था, फर्स्ट जो अप्रोच था और जो सेकेंड अप्रोच था उसका मिक्सअप ये है रचनावादी। चलिए इसमें थोड़ा सा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं डील कर दूं इसको कि ये है क्या, उसके बाद हम इसको और अच्छे से देखेंगे। देखिए संज्ञानात्मक रचनावाद के अनुसार अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, एक बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस एक्टिव चलने वाली एक प्रोसेस है अधिगम, लर्निंग। ठीक है, जो प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए विशिष्ट होती है, जिसमें अधिगमकर्ता अपने पूर्व अनुभव और ज्ञान के आधार पर प्रत्ययों में संबंध स्थापित कर उन्हें उनके अर्थों की रचना करता है। इसमें ये नहीं है कि अभी आप जो सीख रहे हैं वही सीख रहे हैं, इसमें जो प्रीवियस आपका नॉलेज है वो नॉलेज और अभी आप जो सीख रहे हैं दोनों को आप मिक्सअप करते हैं और उसके बाद से आप एक नया नॉलेज, हो सकता है कि आपका मॉडिफाई हो सकता है कि आप कुछ नए चीज़ें सीखें, हो सकता है कि जो आपका प्रीवियस नॉलेज था उसको आप थोड़ा सा रेक्टिफाई करें। तो वो चीज़ें हम लोग हमेशा अपनी लाइफ में करते जाते हैं, ये रचनावादी दृष्टिकोण का मानना है और यही चीज़ हम अपने लाइफ में फॉलो करते हैं सीखने के लिए। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि रचनावादी सिद्धांत एक्चुअली में क्या है। और यहाँ पर फिर से मैं बता दूं, ये पर्सनल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बच्चे खुद से नहीं सीखते हैं, यहाँ पे सामाजिक अंतःक्रिया भी होती है। स्क्रीन पर देखिए, प्रत्येक अधिगमकर्ता ज्ञान की रचना व्यक्तिगत और सामाजिक संदर्भ में करता है। उसका मतलब सोसाइटी से भी इंटरेक्शन होता है और खुद से भी वो करता है, उसको हम रचनावादी जो है सिद्धांत, रचनावादी दृष्टिकोण बोलते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है ये याद रखिएगा। लेकिन अब आइए देखते हैं कि संज्ञानात्मक रचनावाद एवं आकलन, कॉग्निटिव वाले को देखना है। संज्ञानात्मक रचनावाद आकलन एक रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में देखता है, क्रिएटिविटी को करके देखता है। ठीक है, आपको सीखना है, आपको मेंटली जो है बहुत सारे नॉलेज लेने हैं, लेकिन उसमें भी हर एक बच्चा, हर एक इंडिविजुअल जो है अपना अपना क्रिएटिविटी यूज़ करता है। जैसे आप किसी बच्चे को 2+2 सिखा रहे हैं तो वो समझ गया अच्छा 2+2 4 होता है, लेकिन जो अपना इनपुट होता है उसमें
वो टच वो लोग दे ही देंगे। वो कैसे समझेंगे, कुछ होते हैं फिंगर पे उसको काउंट करके समझेंगे, कुछ जो होता है वो लाइन कर करके सीखेंगे। तो सबकी अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है किसी भी अधिगम के लिए, तो वो रचनावादी में आती है। सबका अपना अपना इंडिविजुअल इनपुट होता है उसमें। तो ये इसमें फर्स्ट पॉइंट में बोल रहा। सेकेंड पॉइंट है, इसके अनुसार विद्यार्थी अपने ज्ञान की रचना करता है, उसमें आकलन में भी विद्यार्थी की सहभागिता होनी चाहिए। हम आकलन की बात कर रहे हैं, मेन हमारा पॉइंट क्या होना चाहिए इसमें, अधिगम हमारा पॉइंट नहीं, हमारा पॉइंट है कि अधिगम के बाद की का प्रोसेस मतलब असेसमेंट। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ठीक है कि बच्चे खुद से सीखते हैं, नॉलेज अधिगम वो खुद से कर रहे हैं, इंटरेक्शन भी हो रहा है, समाज से सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो हम आकलन करते हैं, जो हम असेसमेंट करते हैं, उसमें स्टूडेंट्स का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जितना कि आकलन करने वाले का होता है, जितना कि असेस करने वाले का होता है। जैसे मान लीजिए ज़्यादातर तो टीचर ही समझाते हैं, सिखाते हैं, तो उसके बाद असेसमेंट करते हैं टीचर ही हैं, अलग अलग मेथड से, जो मेथड पहले से बना हुआ है। तो उसमें बोला इसमें जा रहा है, इस दृष्टिकोण में ये बोला जा रहा है कि इसमें स्टूडेंट को भी उतना ही इन्वॉल्व करना चाहिए, उतना ही उनको ले करके चलना चाहिए, जितने टीचर का रोल होता है उतना स्टूडेंट का भी होना चाहिए। अब इसमें मेन पॉइंट ये देखिए, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन आ भी जाता है। रचनावाद, संज्ञानात्मक रचनावाद जो में जो असेसमेंट होता है, जैसे कि लास्ट हमने जो दृष्टिकोण देखा उसमें समेटिव को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं, सतत जो रचनात्मक आकलन होता है उसको ज़्यादा देते हैं, योगात्मक आकलन को ज़्यादा देते हैं, समेटिव को हिंदी में योगात्मक बोलते हैं। लेकिन इसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दिया जो जाता है वो फॉर्मेटिव को दिया जाता है, जिसको हम लोग सतत रचनात्मक आकलन बोलते हैं। इसमें ज़्यादा महत्व, ज़्यादा इम्पॉर्टेंस जो है फॉर्मेटिव को दिया जाता है। फॉर्मेटिव क्या होता है कि फॉर्मेटिव, जैसे मान लीजिए अभी एक टॉपिक हम लोगों ने फिनिश किया, इस पे एक टेस्ट हो गया, मंथली टेस्ट हो जाए, यूनिट टेस्ट हो जाए, 3 महीने पे टेस्ट हो, 2 महीने पे टेस्ट हो, इन सबको फॉर्मेटिव बोलते हैं। हर एक टॉपिक के बाद, हर एक चैप्टर के बाद टीचर को ऐसा फील हो कि मुझे अब असेस करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को कि वो कितना समझा है कितना नहीं। तो रचनात्मक में फॉर्मेटिव असेसमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कंपेयर टू समेटिव। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर है कि इसमें असेसमेंट इसलिए नहीं होता है कि एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर किया जाए, रैंकिंग देखा जाए, इसमें रैंकिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। इसमें इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि बच्चे की उसके अकॉर्डिंग, एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, और अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन। रचनावादी में हमेशा इंडिविजुअल बच्चे का ग्रोथ देखा जाता है, उसके ही अकॉर्डिंग, ना कि दूसरे से कंपेयर। इसमें रैंकिंग को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दिया जाता है, दिमाग में रखिएगा। तो इसमें एक बच्चे का उसी से कंपेयर किया जाता है, उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। अगर प्रॉब्लम आती है, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम आती है, तो उसका सॉल्यूशन भी निकाल कर के उस प्रॉब्लम को दूर किया जाता है। यही रचनावादी दृष्टिकोण का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। इतना आप लोग अब समझ चुके हैं और ये सब माइंड में रखिएगा। आइए नेक्स्ट दृष्टिकोण देखते हैं। जो नेक्स्ट अप्रोच है वो हमारा है आकलन का सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, मतलब सोशियो कल्चरिस्ट अप्रोच, सामाजिक संस्कृतिवादी दृष्टिकोण। जब भी हमारे दिमाग में समाज और संस्कृति की बात आती है, संस्कृति की बात आती है, तो हमारे दिमाग में एक नाम बहुत अच्छे तरीके से आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेव वाइगोस्की। वाइगोस्की ने अपना जो है समाज को लेकर के, सामाजिक सांस्कृतिक को लेकर के एक सिद्धांत भी दिया है, जो कि हम वाइगोस्की का पढ़ चुके हैं। उनके अकॉर्डिंग बच्चे का इंटरेक्शन और इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ जो है समाज से ही होता है, विदाउट समाज, विदाउट सोसाइटी नहीं हो सकता है। ये लेव वाइगोस्की का कहना है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। संरचनावादी विचारधारा के सामाजिक दृष्टिकोण के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्की हैं, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास को भाषा और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अंतःक्रिया का प्रतिफल माना है। उनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज और सोसाइटी से जो इंटरेक्शन होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे के डेवलपमेंट में। जीन पियाजे का दृष्टिकोण एक अलग था। उनको थोड़ा सा ये करके आप बोल सकते हैं कि जीन पियाजे ने समाज को, लैंग्वेज को थोड़ा सा बोल सकते इग्नोर कर दिया था। लेव वाइगोस्की ने उस पर फुल जो है फोर्स डाला है। चलिए
तो इस सिद्धांत में यही माना जाता है कि इस अप्रोच में यही माना जाता है कि बच्चों का जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, वो सोसाइटी से इंटरेक्शन में ही होता है। ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है, आपको अपने नोट्स बनाने में हेल्प होगा। हम लोग मेन पॉइंट देखते जा रहे हैं। अब इसमें नेक्स्ट आता है मान्यताएं। देखिए, जो भी हम दृष्टिकोण कर रहे हैं ना, उसका मान्यता जरूर कर लीजिएगा कि वो किस चीज़ में बिलीव करते हैं, तो वो आपका क्लियर होगा। जैसे हम लोगों ने व्यवहारवादी का किया था, बिहेवियरिस्ट किस चीज़ को मानते हैं ज़्यादा, उसको देख लीजिएगा। बिहेवियरिस्ट जो है, बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस होना चाहिए, व्यवहार में चेंजेस आना चाहिए, उसको वो अधिगम मानते हैं। तो उसी तरह से हर एक दृष्टिकोण का, हर एक अप्रोच का मान्यता जरूर कीजिएगा। VVI है, इसलिए इसको पॉइंट में मैं आपको बता दे रही हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं समाज संस्कृतिवादी दृष्टिकोण की मान्यता क्या है। सबसे फर्स्ट है, बिना किसी संदर्भ के अधिगम संभव नहीं हो सकता है। इन्होंने सबसे पहला पॉइंट यही दिया है कि जब तक हमारा इंटरेक्शन नहीं होगा किसी से, और या सोसाइटी से, या किसी लोग से, किसी भी चीज़ से, तब तक जो है वो रियल अधिगम नहीं हो सकता है। सेकेंड, इनका कहना है कि अधिगम में परासंज्ञान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इनका ये मानना है कि मेटा कॉग्निशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक लर्निंग में, अधिगम में। मेटा कॉग्निशन क्या होता है? मेटा कॉग्निशन होता है खुद से सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन। मुझे किसी ने कोई टॉपिक बता दिया, उस टॉपिक, अच्छा ठीक है, उन्होंने जिस तरह से बताया समझ लिया, लेकिन उस टॉपिक को मैं अपने दिमाग के अनुसार कैसे समझ रही हूँ, या फिर उसको स्टोर करने के लिए मैं क्या क्या स्टोरी बना के उसको स्टोर कर रही हूँ, ये चीज़ होती है। जैसे कि अगर किसी ने बता दिया कि नाउन क्या होता है, अब उन्होंने डेफिनेशन जो था वो मुझे बता दिया, लेकिन मैं नाउन के डेफिनेशन को कैसे याद करती हूँ, मेरे ऊपर है। जैसे कि नेम, प्लेस, तो नेम की जगह पे मैं किसी का नाम याद कर लूँ कि अच्छा हाँ उसका नाम है तो वो भी नाउन होगा। तो इस तरह से हर एक इंसान जो है अपने मेटा कॉग्निशन के अकॉर्डिंग जो है हर चीज़ को सीखे, उसी को अधिगम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। अदरवाइज आप भूल जाएंगे। आप अगर दूसरे को कॉपी करेंगे, अच्छा उसने ऐसे लर्न किया है, उसने ऐसे किया है, उसी को रट्टू तोता की जैसे रोट मेथड करेंगे तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो मेटा कॉग्निशन का मतलब आपको समझ में आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें होता है। फिर है अधिगम उत्पाद से ज़्यादा महत्वपूर्ण। इसमें देखिए इस समाज संस्कृतिवादी दृष्टिकोण में, ठीक है, उत्पाद का मतलब होता है रिजल्ट। यहाँ पे रिजल्ट से ज़्यादा प्रोसेस पे ध्यान दिया जाता है कि रियली में जो लर्निंग का प्रोसेस हो रहा है, जो लर्निंग की प्रक्रिया चल रही है, वो सही तरीके से हो रही है कि नहीं। अगर वो सही तरीके से होगी, उसमें हम कुछ क्रिएटिविटी के साथ बच्चों को अगर लर्न करवाएंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट जो है पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट से ज़्यादा प्रक्रिया पे, प्रोसेस पे फोकस किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखते हैं, ये सारा देख लीजिएगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है। कुछ जहाँ समझाने वाली बात थी मैं समझा दी, जो कि मेटा कॉग्निशन है और लर्निंग से था। अब ये सब आपको इसका PDF जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अपना नोट्स रेडी करते जाइएगा। अगर नोट्स हम लोग भी रेडी कर रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे ले सकते हैं, वो पेड नोट्स होगा। चलिए नेक्स्ट है रचनावादी सामाजिक संस्कृतिवादी एवं अधिगम। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दिया गया कि रचनावादी सामाजिक संस्कृतिवादी अधिगम से क्या रिलेट है, वो आप पढ़ लीजिएगा। जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया वही चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। लेव वाइगोस्की ने किस तरह से समाज से इंटरेक्शन का बताया है, वो सब है। अब यहाँ पे सामाजिक संस्कृतिवादी और आकलन, असेसमेंट को ये लोग क्या मानते हैं। जो हम लोगों ने मान्यता पढ़ी वो अधिगम को लेकर के उनका था, अब असेसमेंट्स को क्या मानते हैं। तो देखिए असेसमेंट्स का इनका कहना है कि सामाजिक संस्कृतिवादी समस्त अधिगम को सामाजिक और संस्कृति में रखा जाए, और मतलब ये है कि बच्चों में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जैसे सामाजिक से क्या होता है कि हम सोसाइटी में बच्चों को कैसे बोलना है, चलना है, कैसे रहना है, ये सारी चीज़ों, मैनर्स बोलते हैं, वो सिखाते हैं। तो उस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और कि बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस हो, वो अकॉर्डिंग टू रूल रहे, जो कि सही है उस तरह से रहे, इस चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। फिर यहाँ पे अगर असेसमेंट की बात करें तो आकलन की रिपोर्ट को भी सामाजिक, हाँ, अब आकलन जब एसेस किया जाता है बच्चों को, तो उसमें भी ऐसा नहीं कि अच्छा ठीक है वो मैथमेटिक्स में एकदम परफेक्ट है और उसका इंग्लिश बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, तो वो परफेक्ट अधिगम उसको मिला है और उसको हम 100 आउट ऑफ 100 दे देंगे। इस अप्रोच में ऐसा नहीं होता। इस अप्रोच में हम बच्चों का बिहेवियर भी देखते हैं कि वो टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स पेरेंट्स, टुवर्ड्स एल्डर, जो उनके घर में रहने वाले लोग हैं, जो सोसाइटी में जो वो बातें कर रहा है, कैसे
चल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या समझ रहा है, ये सब चीज़ों को भी असेस किया जाता है। दैट मीन्स कि हम लोग ओवरऑल असेसमेंट करते हैं जिसमें कि बिहेवियर भी रहता है। ये इस में अप्रोच में ज़्यादा देखा जाता है। आकलन छोटे समूह बनाकर दिए गए कार्यों के द्वारा किया जाता है। अब ये असेसमेंट होता क्या है, तो इसमें छोटा छोटा ग्रुप बना दिया जाता है और कुछ एक्टिविटी दी जाती है, उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग देखा जाता है। अब ग्रुप बना करके जो दिया गया तो उसमें एक असेसमेंट तो ये हो गया कि बच्चे टीम वर्क में, टीम में कैसे काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन कैसा है, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को या नहीं, या जेलसी फीलिंग उनके अंदर ज़्यादा है। कॉम्पिटिटिव होना सही है, हेल्दी कॉम्पिटिशन अच्छा है, लेकिन एक जेलस होना और दूसरे का काम बिगाड़ना ये गलत होता है। तो ये सारी चीज़ें का भी असेसमेंट हो जाता है। बाकी जो आप एक्टिविटी दे रहे हैं उसका असेसमेंट तो होता ही है। फिर यहाँ पे सामाजिक संस्कृतिवादी आकलन की प्रक्रिया में योगात्मक आकलन की जगह पे फॉर्मेटिव को, इसमें भी समेटिव की जगह पर फॉर्मेटिव को ही ज़्यादा बोल सकते हैं इम्पोर्टेंस दिया जाता है। सामाजिक संस्कृतिवादी व्यक्तिगत संज्ञानात्मक भिन्नताओं के अनुसार आकलन में लचीलापन रखने की बात करता है। मतलब कि जो हम उन बच्चों को सिखा रहे हैं उसमें थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस डेफिनेटली रहता है। हर एक बच्चा अपने में एक अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें मॉडिफाई करते हैं, वो लचीला होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा जो है वो क्वेश्चन आएगा। इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये सारे देख लीजिए। 5 क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पढ़ा है, वही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन ये 5 के 5 क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं दैट मीन्स आपका क्लास जो है सक्सेसफुल हुआ। खुद से नोट्स बनाइएगा। सबसे पहले देखिए, शिक्षण अधिगम एवं आकलन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण, दैट मीन्स बिहेवियरिस्ट जो अप्रोच था उसके बारे में आपको लिखना है। फिर उसके बाद रचनावादी दृष्टिकोण को लिखना है। फिर उसके बाद कॉग्निटिव रचनावाद आकलन को लिखना है। फिर समाज सांस्कृतिक सिद्धांत का वर्णन करना है, जो कि अभी हम लोगों ने किया। फिर है सामाजिक संस्कृतिवादी की मान्यता, जो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि मान्यता जरूर कीजिएगा। वो देखिए यहाँ पे मान्यता के बारे में पूछा है। तो ये 5 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर और ये यूनिट क्लियर है। और अब हम जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो नेक्स्ट यूनिट के साथ करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। नहीं समझ में आ रहा है तो भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और हमें मैसेज कीजिए, हम वहाँ पे ट्राई करेंगे और अच्छे से लैंग्वेज में लाने के लिए। ये हिंदी में है तो थोड़ा सा टफ लैंग्वेज हिंदी का रहेगा। अगर आप कॉमन लैंग्वेज वाला बात उसमें लिखेंगे तो आपको मार्क्स उतना अच्छा नहीं मिलने वाला है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हम सोच रहे हैं, आपको अगर चाहिए तो आप वहाँ पर DM कीजिए, मैसेज कीजिए फॉलो करके, तो उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि आपको इंग्लिश में PDF जो है अवेलेबल करवाएं। तो फिर मिलूंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।